जमात इस्लामी हिंद की आज माहाना ब्रीफिंग हुई, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जमात के मौक़िफ़ पर रोशनी डाली गई, जमात का मौक़िफ़ बताने की कोशिश की गई। उनमें जो है इंतखाबी फ़हरिस्तों में जो नज़रसानी का काम हुआ है उसके हवाले से, और जो रियासत के जो 4 रियासतों और एक मरकज़ी इलाक़े जात पुडुचेरी में जो इंतखाबात हो रहे हैं उस पर भी जो है जमात का मौक़िफ़ बयान किया गया। इसके अलावा ईरान इराक़ जंग ईरान पर जो जहरियत मुसल्लत है इसराइल और अमेरिका की, उस पर भी जो है जमात ने अपने मौक़िफ़ का याद किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब, जो जमात इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट है, और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। आपका क्या जो है, अब तक जो है 32 दिन हो चुके हैं ईरान पर जो हमला हुआ है, अमेरिका हमला हुआ है, ट्रंप का बयान आया, उसके बाद जो है ईरान के सदर का जो है उन्होंने एक लेटर लिखा, ख़त लिखा। अब ये जो सूरत हाल जिस तरह की डेवलप हो रही है उसको किस तरह से जो है जमात जो है तो वो करती है, महसूस करती है? देखिए, पहली बात तो जिस तरह ये वार शुरू हुआ ये बहुत गलत अंदाज था, और अमेरिका और इजराइल ने वो सारे इंटरनेशनल नॉर्म्स को तोड़े और एक सॉवरेन कंट्री पर जो है बगैर किसी प्रोवोकेशन के, जबकि आपस में बातचीत की तैयारियां हो रही थी, ऐसे में हमला किया और वहाँ की जो पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडरशिप थी उसको टारगेट किया। स्कूलों पर अटैक किए और अस्पतालों पर अटैक हुए और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ तबाही हुई। तो ये इंटरनेशनल कानून का वायलेशन था, और इसको रोकना सिर्फ ईरान की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के देशों को इसके लिए एक होना चाहिए। और अब ये वॉर धीरे धीरे एस्केलेट हो रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है, और जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे हैं अरब कंट्रीज़ में उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। और हॉर्मुज़ जो है स्टेट है, हाँ, उसका मसला है, और वहाँ जो जहाज़ों की आवाजाही है उसको उस पर असर पड़ा है, और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ईरान को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है और वो कर भी रहा है, लेकिन ये जो रुझान है कि किसी देश में जाकर, एक सॉवरेन कंट्री में जाकर हमला करना और वहाँ की सत्ता को बदलने की कोशिश करना कि अपनी मनपसंद की सरकार वहाँ पर आए, और ऐसा ना हो तो फिर वहाँ हमला कर देना या वहाँ की लीडरशिप को टारगेट करना, जिस तरह वेनेजुएला पर पहले हुआ कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहाँ से अगवा कर लिया गया। तो ये जो रुझान है ये बहुत ही खतरनाक है। इसको रोकना सारी दुनिया के जो देश हैं उनकी जिम्मेदारी है। जो आप जो है जानते हैं इंडिया का जो मौक़िफ़ है, जो करंट गवर्नमेंट है, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट का मौक़िफ़ होता है, इंडिया का मौक़िफ़ नहीं है, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, इस तरह से कहेंगे। जो जिस तरह से मौक़िफ़ आया, ना मज़म्मत की जाती है, खामोशी इख्तियार की जाती है, जो मज़लूम वो जो ज़ालिम है उससे बात की जाती है। तो ये जो सूरत हाल है इसको किस तरह से जमात महसूस करती है? मुझे लगता है कि भारत की जो जनता है और जहाँ सभी मज़हब के मानने वाले लोग हैं, और जिस तरह के कंडोलेंस के प्रोग्राम हुए और जिस तरह वॉर के ख़िलाफ़ यहाँ कई मीटिंग्स हुई, उससे अंदाज़ा होता है कि भारत की जनता इस हमला किया गया ईरान पर उसको बहुत गलत समझती है, और वो ईरान को इस मामले में मजलूम समझती है, और वो ईरान की हिमायत इस माने में करती है कि ये हमला जो है ईरान पर गलत हुआ है और जिस तरह लोगों को मारा गया है। हमारी सरकार को जैसा रोल प्ले करना चाहिए था और जो स्टैंड लेना चाहिए था, हमें अफसोस है कि शुरू में वो बहुत कमज़ोर रोल रहा, और एक तरफ झुकाव महसूस किया गया। इजराइल और अमेरिका की तरफ जो है ज़्यादा झुकाव हमारी सरकार ने दिखाया, वो हमारी एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी के भी ख़िलाफ़ है, और वो आवाम की जो रुझान है उसको भी रिप्रेजेंट नहीं करता। तो मुझे लगता है कि अब सरकार को शायद ये एहसास हुआ है कि उनसे ये गलती हुई है, और उसके करेक्शन करने का अब यही तरीका है कि हमारे देश और हमारे देश की सरकार को अपना जो असर है दोनों देशों से, जो उसके ताल्लुकात हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी के आगे झुके हुए
बगैर अमेरिका के आगे झुके हुए अपना रोल प्ले करें और इस वॉर को ऐसे रोकने की में जो कोशिश भी हो सकती है, लेकिन जस्टिस की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर अपना रोल प्ले करें, ऐसी उम्मीद करते हैं। ये आप जानते हैं कि यूक्रेन वार गुज़िश्ता 4 साल से चल रही है, लेकिन उससे एक दुनिया का एक हिस्सा ही मुतासर हुआ। लेकिन ये जो वॉर है इससे पूरी दुनिया मुतासर हुई है। ख़ास तौर से हमारी हुकूमत को जो है ये कोई एहसास नहीं था कि तवानाई के मसाइल पैदा हो सकते, उसने कोई पेशबंदी नहीं की। तो क्या समझते हैं आप, क्या वो उसके जहन में ये था कि 2-3 दिन में, जैसा कि वो जो अंदाज़ा लगा रहे थे अमेरिका और इसराइल, 2-3 दिन में ये वॉर ख़त्म हो जाएगी और हम विनिंग साइड में होंगे, विनिंग कैंप में होंगे? दरअसल ईरान की विजडम ने और ईरान की बहादुरी ने, वहाँ के लोगों की कुर्बानियों ने दुनिया को ये बता दिया है कि अमेरिका और इजराइल जो सोच रहे थे कि वो 2-3 दिन में वहाँ पर जो चाहते हैं कर देंगे और सत्ता पलट जाएगी और वो आसानी के साथ जो है वहाँ चले जाएंगे, तो इस गलत फहमी को ईरानियों के कमिटमेंट ने, ईरानी सरकार की विजडम ने और उनकी कुर्बानियों ने, शहादतों ने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि आपके पास सैनिक और फौजी ताकत कम होने के बावजूद आप अपने मॉरल और करेज और कमिटमेंट और सेक्रीफाइस की बुनियाद पर बड़ी से बड़ी ताकत से भी आप मुकाबला कर सकते हैं। इससे दुनिया की जो इंसाफ पसंद ताकतें हैं उनको हौसला मिला है और सारी दुनिया को ये मैसेज गया है कि जुल्म की बुनियाद पर, नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर अगर कोई मुल्क आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए इतना आसान नहीं है। अब मैं आता हूँ असम्बली इंतखाबात पर। तमिलनाडु और केरला में तो जो है, जो हिंदुत्व का जुगाड़ नेट है वहाँ पे तो चलने वाला नहीं है, ये सभी बता रहे हैं, जैसा कि होता आया है। अब रहा मामला आसाम का और बंगाल का। बंगाल पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। देखिए, 5 रियासतों में जो इलेक्शन हो रहे हैं, आपने कहा तमिलनाडु और केरला में हिंदुत्व और जो नफरत और डिवीजन की जो सियासत है, यकीनन वो अभी इस स्टेज में नहीं है कि वो ज़्यादा वहाँ पर कोई इलेक्शन जीतने की शक्ल में कोई कामयाबी हासिल करें, लेकिन उनका हर इलेक्शन में वोट का जो परसेंट है वो बढ़ता जा रहा है और इसलिए केरला और तमिलनाडु की जनता को भी होशियार रहने की ज़रूरत है कि वो इन फोर्सेस को आगे ना बढ़ने दें और अपने शॉर्ट टर्म गेन्स को सामने रखने के बजाय वो देश के हित में क्या है, समाज के हित में क्या है, वो सामने रखकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। और हमें उम्मीद है जिस तरह से असम और वेस्ट बंगाल में जिस तरह से नफरत की सियासत को हवा दी जा रही है और खुलकर जो है नफरत का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है और खुलकर मुसलमानों के खिलाफ एक किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को देश के खिलाफ या विदेशी बताकर या घुसपैठिया बताकर जिस तरह से देश का और देश के नागरिकों का अपमान किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको खुलकर इस ट्रेंड का मुकाबला करना चाहिए और असम और वेस्ट बंगाल की जनता के बारे में हम समझते हैं कि वो पूरी विजडम से अपने वोट का इस्तेमाल करेगी और बिना डर और खौफ के उसका इस्तेमाल होगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये ताकतें वहाँ कामयाब नहीं हों। जमात कोई रोल अदा कर रही है वहाँ पर, कोई अमली तौर पर जो है कुछ एक्टिव है इन रियासतों में, खासतौर से आसाम और बंगाल, जहाँ पर आसाम में 35% मुसलमान है और वेस्ट बंगाल में 30% से ज़्यादा मुसलमान है। इसी वजह से जो आप कह रहे हैं, जो निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों। देखिए, जमात इस्लामी हिंद इन तमाम स्टेट्स में मौजूद है और वो वहाँ के लोकल जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, लोकल जो और तंजीमें हैं, उनके साथ मिलकर पूरे स्टेट में एक पॉजिटिव चेंज आए, एक पॉजिटिव जो है जो जिस तरह की पॉलिटिक्स हम देखना चाहते हैं
वो हो और नफरत और डिवीजन की पॉलिटिक्स कमज़ोर हो। इसके लिए जमात इस्लामी हिंद और दूसरी तंजीमें बराबर अवेयरनेस का काम कर रहे हैं और हम समझते हैं काफ़ी हद तक लोगों में ये विजडम पैदा हो गई है। लोग समझ रहे हैं कि कौन सी पार्टियां हैं जो सिर्फ वोट काटने के लिए या कौन सी पार्टियां हैं जो नफरत फैलाने वालों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। तो हमारी आवाम, मैं समझता हूँ, आपका बहुत इशारा अच्छे से ओवैसी की तरफ है। इशारा जो भी हो, जो भी इस काम को कर रहे हैं, हमको पूरा भरोसा है असम और वेस्ट बंगाल की जनता की विजडम पर कि वो सबको और सबके चेहरों को पहचान रही है और वो अपने वोट का इस्तेमाल बहुत अक्लमंदी से करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने खुसूसी जो नजरसानी का काम हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो काम हो रहा है, तो इस बारे में भी जमात का क्या मौक़िफ़ है? क्या किस तरह से जो इलेक्शन कमीशन जो है के बारे में कहा जा रहा है, एक तासुर पैदा हो गया है कि वो हुकूमत जमात का एक जो है विंग बन गया है। बिल्कुल, जिस तरह से कुछ स्टेट्स में अब तक एसआईआर किया गया, खासतौर से बिहार में सबसे पहले हुआ और इतनी जल्दबाजी में किया गया और इलेक्शन से पहले इसलिए कराया गया कि उसकी बुनियाद पर इलेक्शन हो। ऐसी कौन सी मुसीबत और आफत आ गई थी कि आप पुरानी फहरिस्तों से वोट कराते? और एसआईआर तो एक लंबा काम है, उसको पूरे प्रोसीजर के साथ करते। लेकिन ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि वो पॉलिटिकल, जो गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो उसके पॉलिटिकल एजेंडा के खिलाफ जो है अपने तौर पर काम करे। तो इससे इलेक्शन कमीशन की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचा है। लोगों में एक किस्म का जो भरोसा हुआ करता था इलेक्शन कमीशन में वो कमज़ोर हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वेस्ट बंगाल में और दूसरी रियासतों में जो एसआईआर हो रहा है वो पूरी ईमानदारी के साथ हो और सरकार में जो पार्टियां हैं उनके एजेंडे के मुताबिक होने के बजाय जो दस्तूर का जो तरीका है उसके मुताबिक हो। और दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन अपने दायरे में रहकर काम करे, क्योंकि एक ये है कि किसी को विदेशी घोषित करना और ये शक पैदा कर देना कि आदमी विदेशी है और उस पर आधार पर उसके वोट को हटा देना, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और ये उसका दायरा भी नहीं है। कौन विदेशी है कौन विदेशी नहीं है ये तय करना उसका एक अलग प्रोसीजर है और उसके लिए एक अलग पूरा सिस्टम है। उसके मुताबिक अगर कोई विदेशी साबित होता है तो उसके कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उसके अलावा तमाम वो लोग जिनके नाम वोटर लिस्ट में थे या जो यहाँ इस देश में मौजूद हैं उनको शामिल करना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि कोई छूटने न पाए। यहाँ जो हो रहा है वो उसका उल्टा हो रहा है कि एक खास टारगेट करके कितना कम किया जा सकता है, कितना हटाया जा सकता है, छोटी छोटी बात पर ये साबित करना कि आप वैलिड वोटर हैं कि नहीं है, ये जिम्मेदारी वोटर की नहीं है। इलेक्शन कमीशन को अपने जराये से ये पूछना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि कौन वोटर है और कहाँ है। तो सबको वोट का अधिकार मिले, कोई छूट न पाए। जिसका घर नहीं है वो भी वोट कर सके, जो फुटपाथ पर है वो भी वोट कर सके, जो जंगलों में रहते हैं वो भी वोट कर सकें, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी वोट कर सके। तो ये एश्योर करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो एसआईआर के ज़रिए से मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन वोटर जोड़ने के बजाय एक ख़ास किस्म के वोटर्स को हटाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और तो उसी से ये शक पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन की आज़ादी, इलेक्शन कमीशन का निष्पक्ष होना इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों में जो कुछ हुआ एसआईआर के जरिए से उससे इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता और उसकी छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उसकी भरपाई करना, उसको ठीक करना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया सारा से बात करने। थैंक यू। ये थे जनाब इंजीनियर सलीम साहब, जिनका जो है कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है अपनी साख को जो है नुकसान पहुंचाया है जिस तरह की एसआईआर की जा रही है। उसके अलावा ईरान पर जो हमला हुआ है उस सिलसिले में जमात का मौक़िफ़ ये है कि जो इंडियन पब्लिक की जो सेंटिमेंट्स है, जो जज्बात हैं जंग के सिलसिले में, उसको जो है हुकूमत जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, उसकी अक्कासी नहीं कर रही है। ये अफसोस का मुकाम है। कैमरामैन ज़ीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।